कहानियों के संसार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रदीप सौरभ के प्रसिद्ध उपन्यास तीसरी ताली का एक अंश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह अंश समलैंगिकता पर आधारित है। यास्मीन और जुलेखा दोनों बचपन की दोस्त थीं। उनकी दोस्ती से लगता था कि दोनों एक दूजे के लिए ही बनी थीं। वैसे तो दोनों चचेरी बहनें थीं, लेकिन बहन से ज़्यादा वे दोस्त थीं। यास्मीन के वालिद सूरत में रहते थे और जुलेखा के मुंबई के बोरीवली इलाके में। दोनों परिवारों के बीच अच्छा तालमेल था। मुंबई सूरत से ज़्यादा दूर न होने के कारण दोनों परिवार छुट्टी में मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इसीलिए यास्मीन और जुलेखा की मुलाकात भी जल्दी जल्दी होती थी। स्कूल की होली, दिवाली और ईद रमज़ान की लंबी छुट्टियों में कभी यास्मीन सूरत में होती तो कभी जुलेखा मुंबई में। दोनों जवान हो रही थी। कॉलेज में दोनों का दाखिला हो चुका था। दोनों जैसे जैसे बढ़ रही थीं, उनके अब्बाओं के चेहरे पर भी बल पड़ने शुरू हो गए थे। रिश्तेदारी में आना जाना होता तो नज़रें छिपाकर दोनों के वालिद यास्मीन और जुलेखा के लिए लड़कों की जांच परख में जुट जाते। घर में चर्चा के दौरान शादी का नाम सुनते ही यास्मीन और जुलेखा भड़क उठती थीं। यास्मीन और जुलेखा पुरुष गंध से नफरत करती थी। इनमें पुरुष से घृणा करने का जुलेखा का किस्सा अलग था, जबकि यास्मीन पक्की औरत खोर थी। औरत को पाते ही वह उसे निचोड़ लेती थी। खूबसूरत औरत देखते ही उसके नथुने फड़फड़ाने लगते उसकी गंध को सूंघने के लिए। उसके शरीर में एक अलग तरह की सनसनी फैल जाती थी। हालांकि औरत को भोंकने का उसका अनुभव सिर्फ जुलेखा को लेकर ही रहा है। उसे वह बिस्तर पर इस तरह पस्त करती थी कि अच्छे अच्छे मर्द तौबा कर उठें। इसके बाद दोनों मस्त होकर बिस्तर से उठती। दोनों के चेहरों पर एक अजीब तरह का सुकून दिखता। जुलेखा की पुरुषों से नफरत की यह वजह नहीं थी। वह औरत खोर भी नहीं थी। यास्मीन के साथ रहते रहते उसे पुरुष की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। यास्मीन के सामने वह हमेशा आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहती, जैसे जुलेखा की माँ उसके पिता के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहती। कुछ कुछ वैसे ही वह यास्मीन के सामने रहती। वैसे उसका पुरुषों की तरफ भी आकर्षण रहा है। शादी ब्याह की बात भी शुरुआत में उसके मन में आती रही थी, लेकिन बाद में वह पुरुषों की परछाई से भी नफरत करने लगी। इस नफरत की वजह उसका बाप और उसका भाई था। बाप कौसर खान माँ को हर वक्त जलील करता रहता था। गाहे बगाहे वह उसकी कुटाई भी कर देता था। हिंसक था पूरी तरह। अपने बाप को देखकर जुलेखा को लगता था कि पुरुष बुनियादी रूप से हिंसक होता है। उसकी माँ मुंह बंद किए सब सहती रहती, इसलिए उसे लगता था कि स्त्री पुरुष से हर हाल में बेहतर होती है। यास्मीन से उसके प्यार की एक वजह यह थी, लेकिन एक दूसरी वजह भी थी जो कि पहली से बड़ी थी। नए साल के आने में अभी 2 दिन बाकी थे। पूरी मुंबई दुल्हन की तरह सजी हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया और उसके सामने ताज होटल में गजब की लाइटिंग की गई थी। नए साल के स्वागत में हर छोटा बड़ा रेस्टोरेंट नए साल की अगवानी के लिए पूरी सज-धज के साथ तैयार था। मुंबई रोशनी में नहाई हुई थी। रात में भी दिन का एहसास होता था। वैसे भी मुंबई के लोग उत्सव धर्मी हैं। खुशी का कोई भी मौका मौज मस्ती मनाए बिना जाने नहीं देते। ऐसे मौक़ों पर अक्सर मुंबई के आम लोग मेरीन ड्राइव पर जमा होते हैं। नरीमन पॉइंट से गिरगांव चौपाटी तक का दृश्य अद्भुत लगता है, गोल्डन नेकलेस की तरह। हाई टाइड का समय हो तो अरब सागर दैत्य के रूप में लीलने के लिए दौड़ता है। हजारों लोग समुद्र से दूर रहने की मौसम विभाग की चुनौती के बावजूद वहां जमा होते हैं। समुद्र का हाहाकार चाहे जितना मुंबई को लीलने के लिए बढ़े, लेकिन मुंबई है कि डूबती नहीं है। समुद्र भी सदियों से मुंबई की दीवारों से टकरा रहा है, लेकिन वह उसे 1 इंच भी नहीं खिसका पाया है। अलबत्ता इंसान ने समुद्र को पीछे खदेड़ा है और उसके हिस्से की ज़मीन पर ऊंची इमारतें खड़ी कर दी हैं। यास्मीन के घर उसका ममेरा भाई आलम आया हुआ था।
वह मुंबई में नया साल मनाने आया था अहमदाबाद से। यास्मीन के पिता पैसे वाले थे, इसलिए किसी बड़े होटल में टेबल बुक करवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कई बढ़िया ऑफ़र थे। जुहू स्थित सेंटूर होटल में विपाशा बासु लाइव, तो कहीं रशियन बैले, तो कहीं अरेबियन म्यूज़िक ग्रुप। विज्ञापनों से अखबार अटे पड़े थे, हर जगह फुल होने के चलते आखिर में होटल सन एंड सैंड के कैंडल लाइट डिनर की बमुश्किल 2 सीटें मिलीं। 31 दिसंबर की शाम थी। आलम और यास्मीन घर से होंडा सिटी कार लेकर निकल पड़े। इधर उधर तफरीह करने के बाद वे दोनों सन एंड सैंड पहुंच गए। यास्मीन ने काली पतली शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी। उसकी कमर का गोरा हिस्सा और उसके ब्लाउज से उसके वक्ष के बीच का कट साड़ी के भीतर से साफ दिख रहा था। गोरे और काले का मिलाप तो पानी में भी आग लगा देता है। यास्मीन का सौंदर्य देखने वाले के दिलों में ऐसी ही आग पैदा कर रहा था। कैंडल की रोशनी में उसकी बड़ी बड़ी आंखें अलग से चमक रही थीं। आसपास की टेबलों पर बैठे लोग नज़रें चुराकर उसकी ओर देख ही लेते थे। आलम भी बार बार निगाहें उसकी ओर उठाकर उसके ब्लाउज के कट पर देखे जा रहा था। पूरे माहौल को कोलंबियन गायिका शकीरा के गीत और उस पर नाचते अर्धनग्न डांसर ने और उत्तेजक बना दिया था। आलम स्कॉच के पैक पर पैक हलक के नीचे उतारे जा रहा था। यास्मीन ने भी उसके कहने पर वाइट वाइन चखने की हामी भर ली थी। उसने वाइन का एक ही सिप लिया था। उसे अच्छा नहीं लगा तो वह ग्लास पकड़े बैठी रही, लेकिन आलम की पीने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। एक आध बार यास्मीन ने उसे कम पीने के लिए टोका भी, लेकिन वह नहीं माना। रात के 12 बजने वाले थे। यास्मीन बुफे से अपनी पसंद की इटालियन डिशेज ले आई। यास्मीन को इटालियन फूड बेहद पसंद था। वह खाने में जुट गई। इसी बीच घड़ी की सुइयां 12 पर थम गई थीं। अचानक पास खड़े वेटरों ने टेबलों पर लगी कैंडल्स बुझा दी। 1 सेकंड के लिए म्यूज़िक थम गया। इसी के साथ सबकी धड़कनें मानो रुक गई हों। हॉल के बीच से एक रोशनी आकार लेने लगी। रोशनी के साथ अंधेरे में जगह जगह दीवारों पर अंकित हो गया, हैप्पी न्यू ईयर। होटल के बाहर पटाखे छुड़ाकर नए साल का स्वागत किया जा रहा था। लोग एक दूसरे से गले मिलकर नए साल की बधाई देने में जुट गए। आलम को भी मौका मिल गया। उसने भी यास्मीन के गाल पर एक जोरदार चुंबन जड़कर लड़खड़ाते हुए उसे हैप्पी न्यू ईयर कहा। यास्मीन को आलम का यह अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन वह बर्दाश्त कर गई और उसने भी मुस्कुराते हुए आलम को न्यू ईयर विश कर दिया। जश्न खत्म हो गया था। आलम नशे में धुत हो चुका था, लेकिन उसे होश था, पूरा होश। उसे अपना आज का टारगेट याद था। गाड़ी होटल के पोर्च पर लगी तो इस बार यास्मीन की जगह आलम ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। यास्मीन उस हालत में उसे गाड़ी नहीं चलाने देना चाहती थी, पर वहाँ तमाशा न हो इसलिए वह चुपचाप बगल की सीट पर बैठ गई। आलम ने होटल से बाहर निकलकर गाड़ी बलराज साहनी मार्ग से होते हुए पृथ्वी थिएटर जानकी कुटीर की तरफ मोड़ दी। यास्मीन ने पूछा, उधर गाड़ी क्यों मोड़ी है? तो उसने जवाब दिया, शराब ज़्यादा हो गई है, थोड़ी देर समुद्र के किनारे बैठते हैं। आलम ने गाड़ी समुद्र से थोड़ी दूर रेत पर खड़ी कर दी। रात को समुद्र यूं भी ज़्यादा हाहाकार करता है। उसका शोर न्यू ईयर के हल्ले पर भारी पड़ रहा था। उसकी लहरें ऊंची उठ रही थीं। कई बार तो लहरें कार को छूकर लौट गईं। आसपास ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर आ जा रहे थे। समुद्री तूफान आलम के अंदर भी उठ रहा था। उसने अपना एक हाथ उठाया और यास्मीन के कंधे पर रख दिया। यास्मीन ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। आलम को यह अच्छा नहीं लगा। उसने इस बार दोनों हाथों से यास्मीन को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। उसके होठों को छूना चाहा। यास्मीन ने पूरा प्रतिरोध किया। आलम ने जोर जबर करनी चाही। आलम ने यास्मीन की साड़ी के अंदर अपना हाथ डाल दिया। इस बार यास्मीन ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक आलम यास्मीन को जकड़ चुका था। उसने अपना हाथ
ब्लाउज में डालने की असफल कोशिश की तो यास्मीन ने डैशबोर्ड पर लगा एस्ट्रे निकालकर आलम के सिर पर दे मारा। आलम के सिर से खून बह निकला। वह अब अपनी पर आ चुका था। खून देखकर उसकी हालत आदमखोर शेर जैसी हो गई। उसने यास्मीन के शरीर से खून निकालने के लिए उसके वक्ष स्थल को अपने नाखूनों से चीर दिया। यास्मीन का ब्लाउज खून से तर होने लगा। इस बीच यास्मीन किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसकी छाती में दर्द हो रहा था। वह किसी तरह वहां से भाग निकली। यह दूसरी घटना थी यास्मीन की पुरुषों की गंध से नफरत करने की और जुलेखा से प्यार करने की। उसके लिए पुरुष एक हिंसक पशु था जो औरत के जिस्म को चबाना जानता था, सहलाना नहीं। जबकि जुलेखा के साथ उसका शरीर किसी कोमल एहसास से जुड़ जाता था। दोनों एक दूसरे से लिपटते, खेलते और मस्त हो जाते थे। दिल्ली हाईकोर्ट की संगमरमरी इमारत का दूधियापन धूप की रोशनी में बीच बीच में चमक उठता था। सुबह के 9 बजे होंगे। हाईकोर्ट के बाहर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। वैसे भी कुछ हो या ना हो, वीआईपी इलाके में कोई गतिविधि हो तो पुलिस ज़्यादा ही सतर्क हो जाती है। इंडिया गेट का इलाका वीआईपी हद में आता है। आम आदमी लुट जाए पिट जाए, लेकिन वीआईपी को कुछ नहीं होना चाहिए। यही है दिल्ली पुलिस का मंत्र। वैसे दिल्ली पुलिस का दिखाने के लिए मंत्र दूसरा है, दिल्ली पुलिस आपके साथ, आपके लिए सदैव। इसकी सच्चाई तो दिल्ली के नागरिक समझते हैं। वे खाकी रंग से डरते हैं। खाकी से अगर कोई नहीं डरता तो वे हैं तीसरी दुनिया के लोग। इसीलिए ये लोग पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर हाईकोर्ट की इमारत के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे। पुलिस इनके सामने लाचार थी। इनमें हिंजड़े, समलैंगिक मर्द और औरतें शामिल थे। कुछ विदेशी नागरिक भी इस भीड़ में दिख रहे थे। सुविमल भाई और अनिल अपनी खादी में थे। सुविमल भाई को इसलिए भी आसानी से पहचाना जा सकता था कि आज उनके चेहरे पर मुखौटा नहीं था, अपनी पहचान छुपाने के लिए। पहले वे ऐसे प्रदर्शनों में आते ज़रूर थे, लेकिन मुखौटा पहनकर। रति से तलाक के बाद उनके सर्किल के सभी लोगों को पता चल चुका था कि वे गे हैं। अब उन्हें भी अपने गे होने में कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने समाज के सामने इस सच को स्वीकार कर लिया था। इमारत के बाहर जमा ये लोग गीत गा रहे थे, हम होंगे कामयाब एक दिन। मौका था नाज फाउंडेशन के मुकदमे के फैसले का। सभी उत्साहित थे। फाउंडेशन के वकीलों ने जमकर दलीलें दी थीं धारा 377 को खत्म करने की। दुनिया के कई देशों के उदाहरण पेश किए गए थे जहां समलैंगिकता अपराध नहीं थी। उनके बीच हुई शादियों को मान्यता थी। चर्च से लेकर मस्जिदों तक में उनके विवाह होते थे। यूरोप में तो ऐसे लोगों के हर 2 साल में ओलंपिक खेल भी होते हैं। सामूहिक विवाह के आयोजन सिडनी से लेकर डेनमार्क तक में होते हैं। दलीलों में जान थी। सरकार में इस मसले को लेकर मतभेद था। मिनिस्टरों की इस मामले में अलग अलग राय थी। सामाजिक और धार्मिक संगठन समलैंगिकता को अपराध से बाहर निकालने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यदि समलैंगिकता को कानूनी मान्यता मिल गई तो धरती में भूचाल आ जाएगा, मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो धरती से मानव जाति का अंत हो जाएगा। सरकार के तमाम संशयों के चलते सरकारी वकील मुकदमे की धारा 377 के खिलाफ पुख्ता बहस नहीं कर पाए थे। इसीलिए हाईकोर्ट के बाहर फैसले के इंतज़ार में जमे लोग कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रहे थे। उन्हें जीत की पक्की उम्मीद थी। 105 पन्नों का अपना फैसला सुनाते हुए जब जज ने स्थापित मान्यताओं से हटकर कहा कि समलैंगिकता को अपराध करार देने वाली धारा 377 मौलिक अधिकारों का हनन है, मानवीय गरिमा के खिलाफ है, समानता के अधिकारों की गारंटी के खिलाफ है, इसलिए इस धारा को यह अदालत अवैध घोषित करती है। फैसला सुनते ही समलैंगिकों से खचाखच भरी अदालत में उन लोगों ने एक दूसरे को चूमकर खुशी का इजहार किया। कोर्ट के बाहर खड़े समलैंगिकों ने अपने अपने पार्टनर को अपनी बाहों में भर लिया। बंगलौर की
लिंडा और दिल्ली की सबीना सहगल ने एक दूसरे के होठों को अपने मुंह में भरकर खुशी जाहिर की। शिकागो के समलैंगिक कार्यकर्ता ब्रियान ने कहा, यह अद्भुत है। दक्षिण अफ्रीकी निकिता टायसन भी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। वह अपने कूल्हे को बीच बीच में हिला देती थी। सुविमल भाई तमाम आंदोलनों से जुड़े, लेकिन उन्हें कभी किसी आंदोलन में सफलता नहीं मिली थी। टिहरी से लेकर सरदार सरोवर बांध तक हर आंदोलन में उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। यह पहला मौका था जब किसी आंदोलन में उन्हें कानूनी जीत हासिल हुई थी। वे भी बहुत खुश थे, बार बार अनिल को अपनी बाहों में भरकर खुशी जता रहे थे। इस फैसले से देश के समलैंगिकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। चोरी छिपे रहने वाले ऐसे लड़के लड़कियों को अब किसी का डर नहीं था, पुलिस का भी नहीं। धीरे धीरे चोरी छुपे होने वाली ये पार्टियां अब सार्वजनिक हो गईं। चाणक्यपुरी के डिस्कोथेक में मंगलवार को गे और गुरुवार को लेस्बियन पार्टी हर सप्ताह होने लगी। कुछ जोड़े तो और भी आगे निकल गए। ऐसे कई जोड़ों ने देश की अदालतों में बाकायदा शादी के लिए आवेदन कर दिए, यह जानते हुए भी कि कानून ने उन्हें शादी के लिए मान्यता नहीं दी है। उन्होंने यह आवेदन प्रतीकात्मक तौर पर किए थे। विपरीत इसके दूसरी दुनिया में हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बवंडर खड़ा हो गया। मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुजारी, फादर, पादरी, नेता, अभिनेता अपने बिलों से बाहर निकल आए। लंबी लंबी तकरीरें करने लगे। समलैंगिकता को वैध करार देने वाले कानून को वे नहीं मानेंगे। खून की नदियां बहा दी जाएंगी। इस मसले पर देश की राजनीति गर्मा गई। चर्चों, गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों ने ऐलान कर दिया कि वे समलैंगिक शादियों को अपने यहाँ इजाज़त नहीं देंगे। इस मसले पर सबकी अपनी अपनी राय थी। कुछ का मानना था कि इस फैसले से बच्चों के यौन शोषण तथा HIV व एड्स के संक्रमण के मामले बढ़ जाएंगे, पूरा समाज बजबजा उठेगा। कुछ का मानना था कि ऐसा होने से भारतीय संस्कृति मिट्टी में मिल जाएगी। कोई भी धर्म समलैंगिकता को मान्यता नहीं देता। दिलचस्प बात यह थी कि छोटी छोटी बातों पर मारकाट करने वाले चर्च, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे इस मुद्दे पर एकमत हो गए थे। दूसरी ओर समलैंगिक भी जवाबी हमला करने के मूड में आ गए थे। नाज फाउंडेशन ने सुविमल भाई और अनिल की शादी कराने का फैसला किया और यह जानते हुए भी कि यह शादी नहीं हो सकती है, कोर्ट में आवेदन कर दिया गया। यह आवेदन सिर्फ धारा 377 का विरोध करने वालों को चिढ़ाने के लिए किया गया था। कठमुल्लों और नैतिकता के ठेकेदारों ने इस शादी के खिलाफ कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी जवाबी कार्रवाई के लिए अपने को तैयार करने लगे। यास्मीन और जुलेखा के परिवार वाले दोनों के लिए योग्य शौहर की तलाश में जुटे हुए थे। जुलेखा को तो कई लड़के देख भी चुके थे। जब दोनों की शादियों के लिए उनके शौहरों की तलाश हो रही थी, तो योजना के अनुसार यास्मीन और जुलेखा ने घर से भागने का फैसला कर लिया। वे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी, शादी करना ही नहीं चाहती थी। यदि करना चाहती थी तो वे एक दूसरे से। रणनीति के अनुसार रमज़ान के दिनों में यास्मीन मुंबई पहुंची और एक रात दोनों अलमारी से अच्छी खासी रकम लेकर घर से फरार हो गईं। दोनों पहले दिल्ली आए और फिर अजमेर होते हुए जयपुर पहुंच गए। इधर दोनों के परिवारों में हड़कंप मच गया। पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिंदे तो उड़ चुके थे अपने घरौंदों की ओर। दोनों को बाहर निकलने का अनुभव नहीं था। फिर भी बड़े शहरों की रहने वाली लड़कियां थीं तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जयपुर में दोनों ने वर्किंग वुमेन हॉस्टल में कमरा ले लिया। पैसे कई महीने तो चलने वाले नहीं थे, इसलिए दोनों ने नौकरी करने का फैसला किया। भाग दौड़कर एक अखबारी विज्ञापन के जरिए दोनों एक फैक्ट्री के काम में लग गईं। दोनों की दुनिया धीरे धीरे बस रही थी। दोनों पत्नी पत्नी की तरह रहते। यास्मीन शौहर की भूमिका में थी तो जुलेखा बीवी की। यास्मीन मर्दों जैसे कपड़े पहनती, कलर प्लस की शर्ट और ली की जीन उसकी खास पसंद थी। जुलेखा को घरेलू औरतों की तरह साड़ी पहनना पसंद था। उसकी ब्रांड में कोई रुचि नहीं थी।
कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपनी विधिवत गृहस्थी बसाने की सोची तो जयपुर के सिविल लाइंस में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। सब ठीक ठाक चल रहा था, दोनों खुश थे, मर्दों की दुनिया से मुक्त। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की खबर दोनों ने अखबार में पढ़ी तो दोनों ने फैसला किया कि ये कानूनी रूप से शादी करेंगी और दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला रहेंगे। उनका वनवास खत्म हो जाएगा। शादी के बाद उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। यास्मीन और जुलेखा ने जयपुर के बाहर शादी करने का फैसला किया। उन्हें अखबार से ही पता चला था कि ऐसी एक समलैंगिक शादी भोपाल में हुई है। बाकायदा वहाँ की शादी अदालत में उसके नोटरी के समक्ष हुई थी। यास्मीन जुलेखा से ज़्यादा तेज थी, इसलिए उसने अकेले भोपाल जाने का निर्णय लिया। भोपाल पहुंचकर उसने एक वकील से संपर्क साधा और सारा मामला बताया। वकील को क्या, उसे तो अपनी फ़ीस से मतलब होता है। चाहे हत्यारे को बचाने के मामले में उसे एंगेज कर लो या फिर सज़ा दिलाने के मामले में। 10,000 की फ़ीस तय हुई। अगले दिन एसडीएम की अदालत में वकील ने यास्मीन की शादी की अर्जी लगा दी। पेश होने की तारीख 1 हफ्ते बाद की मिली। तय तारीख के मुताबिक यास्मीन और जुलेखा भोपाल पहुंच गई। अर्दली ने दोनों को पेश होने की आवाज़ लगाई तो वे मजिस्ट्रेट के सामने थी। दोनों विवाह संबंधी शपथ पत्र न्यायालय में अर्जी के साथ पेश कर चुकी थी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, लड़का कहाँ है? सर, लड़का नहीं, मैं लड़की से शादी कर रही हूँ। और यह जुलेखा, यास्मीन ने आत्मविश्वास के साथ मजिस्ट्रेट को जवाब दिया। एक बार तो मजिस्ट्रेट को झटका लगा, लेकिन अगले ही पल संभलते हुए उसने जुलेखा से पूछा, तो तुम यास्मीन के साथ शादी करना चाहती हो? जी सर, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करती हैं और साथ रहना चाहती हैं। वैसे भी बीते 1 साल से हम साथ ही रह रही हैं, लेकिन अब हम अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलाना चाहती हैं। जुलेखा ने मजिस्ट्रेट के सवाल का जवाब दिया और एक मांग भी उनके सामने रख दी। सर, हमें अपने परिवार वालों से खतरा है, इसलिए हमें पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। यह दृश्य देखकर अदालत में सब अचंभित थे। पुलिस भी सख्ते में आ गई थी। एक कांस्टेबल ने तो दूसरे के कान में फुसफुसाया था, कैसा ज़माना आ गया है कि अब लड़की लड़की से शादी करने लगी है। ऐसा होने लग गया तो देश के सारे लड़के कुंवारे ही मर जाएंगे। यास्मीन और जुलेखा का इकरार सुनकर मजिस्ट्रेट ने कहा, दोनों बालिग हैं और उन्हें अपनी मर्जी से जीवन यापन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कानून के हाथ बंधे हुए हैं। वह ऐसी शादी की इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं ऐसी व्यवस्था ज़रूर कर सकता हूँ कि साथ रहने के लिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें परेशान न करें। इतना कहकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दे दिया। शादी न होने के बावजूद बाद में दोनों ने अपने विवाह की वकील से नोटरी कराकर अपनी शादी को स्टाम्प पेपर पर शपथ के साथ मान्यता दे दी। शपथ पत्र में दोनों ने आजीवन साथ रहने का एक दूसरे को वचन दिया। दोनों की शादी में दिलचस्प पेच तब आ गया जब दोनों अपनी शादी की नोटरी कराकर अदालत से बाहर निकल रही थीं। यास्मीन के पिता कौसर खान और जुलेखा के पिता बहादुर खान दोनों बाहर इंतज़ार कर रहे थे। असल में वकील ने पैसों के लालच में उनके पिताओं को सूचित कर दिया था, लेकिन पिताओं ने अदालत के बाहर तमाशा नहीं किया। मजिस्ट्रेट दोनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का फरमान जारी कर चुके थे। वैसे भी वे बखेड़ा करने के पक्ष में नहीं थे। दोनों ने एक साथ अपनी बेटियों से कहा, बेटी घर चलो, हम तुम्हारी शादी को मान्यता देते हैं। दोनों ने पिता की बात मान ली और जुलेखा यास्मीन के घर उसकी पत्नी की तरह रहने लगी। जुलेखा के पिता बहादुर खान ने बाकायदा उसकी विदाई की और दान दहेज भी दिया। इस शादी के बाद तो देश के हर हिस्से से ऐसी खबरें आने लगीं। सुविमल भाई और अनिल भाई की भी शादी आर्य समाज रीति से हो गई। कोर्ट में तो दोनों की शादी होनी नहीं थी। समलैंगिक क्लब सामूहिक विवाह के आयोजन करने लगे। हिंजड़ों में तो ऐसे आयोजन पहले से ही होते थे। अब समलैंगिकों को भी ये आयोजन तड़क भड़क के साथ होने लगे। आपको यदि यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।